सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। और आज के सेशन में, जैसा कि प्रीवियस सेशन में यूपीपीएससी एई और पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन के लिए हम लोग मेजरमेंट का सेक्शन देख रहे थे। तो मेजरमेंट में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट सेशन में। एंड लास्टली हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ एरर पे डिस्कशन किया कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या सोर्सेस ऑफ एरर हैं। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। अब आज के सेशन से हम लोग मेजरमेंट पे डिस्कस करेंगे कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं हम लोग, राइट, कि इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे डेवलप होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे डेवलप होता है, स्पिंडल कहाँ पे रहता है, जेवल कहाँ पे रहता है, पिवोट कहाँ पे रहता है एंड परमानेंट मैग्नेट कैसे प्लेस्ड रहते हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में आइडिया क्रिएट किया, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से होता है एंड देन उससे मेजरमेंट कैसे लिया जा सकता है। आज के सेशन में हम लोग वो चीज़ें कवर करेंगे, राइट। पीएमएमसी अमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। जस्ट अ सेकेंड। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं GAOTSX फॉर द एनरोलमेंट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स देखने के लिए मिलेगा और ये फर्स्ट 50 एनरोलमेंट तक ही वैलिड है, जिसके लिए आपको यूज करना है GAOTSX, राइट। गेट एकेडमी में जैसे आरआरबी जेई के लिए 2024 में 7900 प्लस पोस्ट देखने के लिए मिल रहे थे। तो CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 2 499 में अवेलेबल है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज CBT 1 एंड CBT 2 दोनों कोर्सेज चाहिए आपको तो 777 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। गेट 2026 का कोर्स 2222 में अवेलेबल है एंड 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 रुपीज़ पे करके आप एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेस में। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AEJA एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ESC नॉन टेक्निकल 777 में। यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके नॉन टेक्निकल पोर्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस तरीके के जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल रहा है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चूज करके एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एक्सटेंशन कोर्स फॉर 26 की 25 में एनरोल किया था आपने, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं तो 1500 रुपीज पे करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन कोर्सेज को 26 के लिए। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स प्लस मेंस, राइट, तो ये आपका 1111 में कवर कराया जाएगा, आप एनरोल कर सकते हैं। और इस बार यूपीपीएससी एई के प्रीलिम्स में 22 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में, जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंस, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इस तरीके के 22 सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं और ये 1111 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, राइट। एंड मीन्स जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिविल के लिए सिविल वाले एंड इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रिकल वाले एंड मैकेनिकल के मैकेनिकल सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, राइट। जस्ट अ सेकेंड।
तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको 333 में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 एंड फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको अपने सिली मिस्टेक्स का आइडिया लगेगा कि कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक कंडक्ट कर रहे हैं आप, एंड कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कितने हो रहे हैं, एंड ऑल इंडिया रैंकर्स जो हैं उनका वो उनका जो मार्क्स आ रहा है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, आप उससे कितने पीछे हैं या फिर आप उनको कितना बीट कर रहे हैं, और कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, कौन सा वीक एरिया है, इन सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा। और स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए कि पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले एप्टीट्यूड का सेक्शन पहले सॉल्व कर लें या फिर पहले इंजीनियरिंग सेक्शन जो है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड लाइक आपके जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट, उनको पहले सॉल्व कर लें। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपकी डेवलप होगी, जो कि आप इन पे वर्क करके इन 76 टेस्ट के हेल्प से ऑफिशियल गेट पेपर में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। और जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये 76 टेस्ट में सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपकी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को और जो भी आप लैक कर रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेंगे आपके, राइट। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए गेट एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। गेट जनरल एप्टीट्यूड की जो ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंचेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, एंड इसकी प्राइस 222 है प्लस जीएसटी। अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक तक पहुंच सकते हैं, एंड जो कि प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल है, राइट, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 इयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। चलिए आप आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं जहां हम लोगों ने लेफ्ट किया था। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में लास्ट सेशन में हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, एंड आज हम लोग पीएमएमसी आमीटर के बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। पीएमएमसी आमीटर, ध्यान देते हैं डेवलप्ड टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है, जो कि हम लोगों ने देखा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू NBIA, या फिर हम लोग इसको बीना के नाम से जानते हैं, इजी टू रिमेंबर, BINA भी आप कह सकते हैं। एक्स में चाहे वाई मल्टीप्लाई करिए, चाहे वाई में एक्स मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, इजंट इट। तो एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है क्या? हेलो, हेलो,
हेलो 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 नाउ इट इज ओके। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डेवलप्ड टॉर्क का जो एक्सप्रेशन देखा हम लोगों ने वो था एन बी आई ए या फिर बी आई एन ए। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज कर रहे थे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के थीटा से एक्सप्रेस किया हुआ था हम लोगों ने कि टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म लीनियर स्केल होता है उसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा देखने के लिए मिला कि जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज होगा। राइट नाउ एट फाइनल और स्टडी स्टेट पोजीशन इफ यू टॉक अबाउट कि स्टडी स्टेट पोजीशन में कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप्ड टॉर्क के बराबर होगा, तभी नीडल पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने फाइनल डिफ्लेक्शन पे रुक पाएगी, जितना वैल्यू उसको मेजर करना है वो मेजर कर पाएगी। राइट तो टी सी इज इक्वल टू टी डी हम लोगों ने लिखा हुआ था, तो के थीटा इज इक्वल टू एन बी ए आई से एक्सप्रेस किया हम लोगों ने। राइट के थीटा इज इक्वल टू एन बी ए आई, और जहां पे थीटा इज इक्वल टू एन बी ए और आई मल्टीप्लाइड विथ डिवाइडेड बाई के से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एन बी ए को हम लोग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हुए थे जी, वेयर जी is equal to NBA, where N is the number of turns and B is the flux density of permanent magnetic poles and A is the area of coil. A is the area of coil. Just a second. Hello. Is the area of coil. Right. तो G बाई के से हम लोगों ने एक्सप्रेस किया हुआ था। G बाई के को एक दूसरा कॉन्सेप्ट K1 से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो थीटा कैन बी रिटन एज K1I, where theta is directly proportional to I and K1 is the proportionality constant। तो इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने पे हम लोगों को ये पता चला कि जितना डिफ्लेक्शन होता जाएगा, कि ये पॉइंटर में जितना डिफ्लेक्शन होता जाएगा, कि इस तरीके से स्केल्स बना हुआ है, और जितना एंगल्स का यहाँ पे थीटा का डिफ्लेक्शन होता चला जाएगा उस हिसाब से करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। लीनियर रिलेशन है करंट एंड थीटा के बीच में, कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो 1 एम्पियर, अगर 10 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो 0 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो 0 एम्पियर, 10 डिग्री हुआ तो 1 एम्पियर, 20 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो 2 एम्पियर, 30 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो 3 एम्पियर। तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये हम लोगों को आइडिया मिला। तो इससे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को अमीटर बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एक अमीटर है। राइट कि ये करंट के फॉर्म में ही स्प्रिंग्स जो कंट्रोल वायर्स होते हैं, जो लीड वायर्स होते हैं उसके थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू हम लोग करंट्स को ही तो स्प्रिंग से होते हुए कॉइल में इंसर्ट करते थे, और जिसके कारण टॉर्क का डेवलपमेंट होता था और डिफ्लेक्शन होता था। तो अमीटर बनाने के लिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एक अमीटर है कि जिस हिसाब से करंट का वैल्यू बढ़ेगी उतने हिसाब से
थीटा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, राइट। नाउ now it is okay, right? Sorry for the technical difficulty. Let me check once. A basic PMMC instrument can strictly or directly be used as an ammeter, as its angular deflection of the pointer is directly proportional to the current flowing through the moving coil, right? कि जितना भी डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंटर का, वो उसके किसके अकॉर्डिंग है, किसके प्रोपोर्शनल है, कितना करंट इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग स्प्रिंग से। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, अमीटर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल। बट ड्यू टू थिन एंड लाइट कॉपर वायर, क्योंकि टॉर्क टू वेट रेशियो हम लोगों को बढ़ाना था, एंड प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा कि जो कॉपर वायर हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो थिन बनाते हैं, जिससे वो लाइट वेटेड हो और टॉर्क टू वेट रेशियो इंक्रीज हो पाए, जो कि प्रीवियस सेशन में इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को डेवलप हुई। तो अपन थिन कॉपर कंडक्टर जो कि कॉइल प्रोवाइड किए हुए थे, वो थिन कंडक्टर का कॉपर कॉइल प्रोवाइड किए हुए थे, राइट, जिससे उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि आप लोग करंट डेंसिटी के बारे में जानते हैं, जे से एक्सप्रेस किया जाता है, विच इज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। वैसे ही करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट है या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू जे ए, लेट मी राइट फर्स्ट। एंड अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि करंट की रेटिंग जैसे जैसे बढ़ाते चले जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर भी हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर भी बढ़ाना पड़ेगा, इजंट इट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर अगर हम लोग बढ़ा दें तो, और अगर थिन कंडक्टर यूज किए हुए हैं तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा कि वेट तो कम हो गया, लाइट वेटेड कंडक्टर हम लोगों ने एज अ कॉइल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज किया, जिससे उसकी करंट कैपेबिलिटी रेड्यूस हो गई, करंट हैंडल करने की, करंट मेजर करने की कैपेबिलिटी, राइट। तो वो मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक करंट उसमें इंजेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक करंट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। उससे ज़्यादा अगर इंसर्ट करें तो कॉपर कॉइल जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा या फिर बर्न कर जाएगा, इजंट इट। अगर 10 एम्पियर इंजेक्ट कर दें आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में तो वो बर्न कर जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करें हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्रू द मूविंग कॉइल, बट ड्यू टू थिन एंड लाइट कॉपर वायर that is used to wind the coil, the current carrying capacity of PMMC ammeter would be limited to 100 milliampere, कि केवल 100 milliampere आपका PMMC ammeter करंट मेजर कर सकता है, उससे ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता है। अगर आप चाहें तो 5 एम्पियर मेजर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, 10 एम्पियर मेजर कर लें वो पॉसिबल, 20 एम्पियर मेजर कर लें नहीं पॉसिबल है, 30 एम्पियर मेजर कर लें, 50 कर लें, नहीं पॉसिबल है। केवल और केवल 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर करंट स्मॉल वैल्यू होती है। तो हम लोग पावर सर्क्यूटरी में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब होगा कि पावर सर्क्यूटरी में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, समथिंग लाइक दैट, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो वो तो मेजर करने के कैपेबल ही नहीं है। तो कोई फायदा हुआ ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ने का? नहीं, बिल्कुल फायदा हुआ, राइट। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई उससे परेशान नहीं होना है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना है।
तो इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है वो आगे की सेशन में हम लोग देखते हैं। कि ध्यान दीजिएगा, जो भी पूरा का पूरा पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट था वो हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्पिंडल था, स्प्रिंग्स थे, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग परमानेंट मैग्नेट्स थे, आपका स्टैटिक आयरन कोर था, ऑन टॉप ऑफ दैट एल्यूमिनियम फॉर्मर था, कॉइल थी, एंड देन पॉइंटर था, एंड स्केल था, ये सारी चीजें थी, राइट। पूरे के पूरे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने वाइज, रिप्रेजेंटेशन पर्पज से हम लोग एक नॉर्मल सा सर्कल बना के, कि ऑन पेपर सारी की सारी चीजें हर जगह पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। इसीलिए इजियर एनालिसिस के लिए एक सिंपल सा सर्कल बनाया हम लोग, और यहाँ पे एक इंडिकेशन कर दिए पॉइंटर का, जो कि आपका इंडिकेट कर रहा है दिस इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, दिस इज पीएमएमसी अमीटर लेट्स से, या फिर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, राइट, जो भी मीटर है आपका इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा का पूरा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे दो लीड वायर्स हैं, इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से दो लीड वायर्स बाहर निकलेंगे, जहाँ पे जिस भी ब्रांच में आपको इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी के जिस भी ब्रांच में करंट मेजर करना है, उन दोनों उस ब्रांच के अक्रॉस अगर आप इन लीड वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग से होता हुआ करंट फ्लो होता हुआ कॉपर कॉइल में जाएगा, एंड देन टॉर्क का डेवलपमेंट होगा जिससे डिफ्लेक्शन होगा, और ये करंट दूसरे वाले स्प्रिंग से होता हुआ बाहर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हुए थे, यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। राइट तो क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि ये 100 मिली एम्पियर से करंट ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता है, तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए एक शंट रजिस्टर इसके अक्रॉस में हम लोगों ने कनेक्ट किया। इस मीटर के अक्रॉस में पैरेलल में एक शंट रजिस्टर RSH इंट्रोड्यूस किया, और कि हम लोग केवल और केवल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में ये जो भी था, स्पिंडल, ये सारी चीजें थी, स्प्रिंग्स था, परमानेंट मैग्नेट था, ये सारी चीजें तो आई हैं, लेकिन उसके साथ में एक शंट रजिस्टर कनेक्ट करके रखा, तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार हुआ। अब यहां से हम लोग ये दो लीड वायर्स निकले, ये शंट रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद ये दो लीड वायर्स निकले। अब जहां पे भी करंट मेजर करना है, इन दोनों लीड वायर्स को वहां पे उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दीजिए, फिर करंट फ्लो होता हुआ आएगा, स्प्रिंग्स में फ्लो करेगा, और इस तरीके से करंट डिवीजन होगा। कि सपोज करिए कि आपको 1 एम्पियर मेजर करना है या फिर 10 एम्पियर मेजर करना है, राइट, 10 एम्पियर मेजर करना है। अब ये 10 एम्पियर डायरेक्टली आपके इंस्ट्रूमेंट में जाता तो वो तो 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा कैपेबल नहीं है मेजर करने के लिए, तो ये 10 एम्पियर का केवल और केवल 100 मिली एम्पियर करंट आपके इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, एंड मैक्सिमम करंट 10 में से 100 मिली एम्पियर माइनस करने के बाद जो करंट बचता है वो करंट इस वाले ब्रांच से फ्लो कर जाएगा। तो आपके इंस्ट्रूमेंट में घुसा क्या 10 एम्पियर? नहीं, आपके इंस्ट्रूमेंट इस 10 एम्पियर से अनअफेक्टेड है, आपका इंस्ट्रूमेंट इस 10 एम्पियर करंट से अनअफेक्टेड है, राइट। इस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेफ गार्ड कर सकते हैं। और क्योंकि 100 मिली एम्पियर है तो 100 मिली एम्पियर ही आपके मीटर में जा रहा है, और इससे जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करते हैं, राइट। तो ध्यान देते हैं IM की वैल्यू क्या होगी। ये क्या है? मेन करंट, जो कि सर्क्यूटरी का करंट है, टोटल करंट, और ये क्या है? मीटर का करंट, और ये शंट में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है ISH, राइट। तो IM की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो कितनी होगी? IM की वैल्यू, मीटर में कितना करंट जा रहा है उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल हम लोग लगाते हैं। करंट डिवीजन रूल कि ये क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें भी स्प्रिंग्स यूज हुई हैं, कॉपर कॉइल यूज हुआ है, तो कंडक्टर्स यूज हुए हैं, उन कंडक्टर्स का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को हम लोग RM, कि ये मीटर का रेजिस्टेंस है, RM से रिप्रेजेंट किया इसको, कि पूरे इंस्ट्रूमेंट का
ये जो मीटर का रेजिस्टेंस है उसको आरएम से इंट्रोड्यूस किया और ये आईएसएच से इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से टोटल सर्क्यूटरी बन के तैयार होती है। अब आईएम की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो टोटल करंट करंट डिवीजन रूल अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कि आईएम चाहिए तो उसके अपोजिट जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आरएसएच, मेन टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल सर्क्यूटरी का रेजिस्टेंस। तो आरएसएच प्लस आरएम, आरएसएच प्लस आरएम, इस तरीके से आईएम की वैल्यू आपको निकल के चली आएगी, isn't it? नाउ कि अब यहाँ पे हम लोगों को ये इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि इस m की वैल्यू क्या होगी। m क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि देखिए आपके मीटर में टोटल करंट जा रहा है क्या, टोटल 10 एम्पियर करंट हम लोगों को मेजर करना था, वो 10 एम्पियर करंट आपके मीटर में जा रहा है क्या, नहीं, आपके मीटर में 10 एम्पियर करंट नहीं जा रहा है, केवल 100 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हम लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर m की कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस m को कैलकुलेट करके, इस m को कैलकुलेट कर अगर हम लोग कर लेते हैं तो m के हेल्प से हम लोग जो भी करंट की रीडिंग यहाँ पे आ रही है, जो भी इंडिकेशन आ रहा है, मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक इस सर्क्यूटरी में जा सकता है, चाहे 1 मिली एम्पियर जा रहा हो चाहे 10 मिली एम्पियर जा रहा हो, मैक्सिमम कितना जा सकता है 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर फ्लो करेगा, अगर सपोज करिए 2 एम्पियर फ्लो कर गया आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, तो कॉपर जो कॉइल है वो उतना कैपेबल नहीं है 2 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर करंट को झेलने के लिए, सस्टेन करने के लिए, तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी, राइट। तो आपके मीटर में कितना जा रहा है, मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक जा सकता है। अब जितना भी करंट जा रहा है ये पॉइंटर जो इंडिकेट करेगा कि सपोज करिए ये 6 मिली एम्पियर रीड कर रहा है, तो 6 मिली एम्पियर में कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि ओरिजिनल वैल्यू जितनी मेजर करनी थी उसकी वैल्यू निकल के चली आए, दैट इज व्हाट नथिंग बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल करंट कितना था 10 एम्पियर, राइट, डिवाइडेड बाई मीटर करंट, मीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अगर आप यहां से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, आई बाई आई एम अगर आप कर देते हैं, टोटल करंट डिवाइडेड बाई मीटर करंट, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। तो आई बाई आई एम अगर आप कर देते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के चला आएगा कि आपके मीटर के करंट में, लेट मी राइट हियर, आई एम जो मीटर में करंट मेजर हो रहा है, जो पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है, उसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि टोटल करंट निकल के चला है, टोटल करंट निकल के चला है, कि जितना करंट हम लोगों को मेजर करना था वो करंट की वैल्यू पता चल जाए। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, आई बाई आई एम, आई बाई आई एम। तो आई की वैल्यू क्या है और आई एम की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा। आई बाई आई एम अगर हम लोग करते हैं तो टोटल सॉल्व हो गए, जो एक्सप्रेशन बनेगा आई डिवाइडेड बाय आई एम, तो यही है, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, राइट, आई से आई कैंसिल हो गया और ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला गया और ये डिनोमिनेटर में रह गया, तो सिंप्लीफाइड होके ये एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला है और आई से आई कैंसिल हो गया आई बाई आई एम करने पे, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आया हुआ है। तो m की वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, m कैन बी रिटन एज 1 प्लस, क्योंकि RSH को एक बार RM के डिनोमिनेटर में प्लस, बीच में प्लस साइन, और RSH बाई RSH के डिनोमिनेटर में, तो RSH बाई RSH 1 हो गया एंड प्लस RM बाई RSH, इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस RM प्लस RSH, ये फॉर्मूला आपका डेवलप हुआ, ये फॉर्मूला आपका डेवलप हुआ, m की वैल्यू निकल के इतनी आ गई,
m की वैल्यू निकल के इतनी आ गई। अब हम लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि I की वैल्यू जो है, I की करंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी मीटर के करंट से, राइट। कि टोटल करंट जो मेजर करना है, सपोज करिए 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना जा सकता है, मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक ये फ्लो करवा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 100 मिली एम्पियर तक ही फ्लो करवा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब टोटल करंट आई जो है वो ग्रेटर होगा 100 मिली एम्पियर के करंट से। तो ये एक ध्यान देने वाली बात ये है। एंड दूसरी बात ये है कि RSH की वैल्यू RM से कम होगी। RSH की जो वैल्यू है वो RM मीटर के रेजिस्टेंस से कम होगी, तभी तो मैक्सिमम करंट, लो रेजिस्टेंस में ही तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। कि यहां से टोटल करंट आ रहा है, अगर ये वाला रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई कर दें आप इसके कंपैरिजन में, तो सारा का सारा करंट किस में चला जाएगा, इस वाले ब्रांच में चला जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, डिजायर्ड नहीं है। अदरवाइज आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा, राइट। तो RSH की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू RM, RSH की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू RM। तो ये 2 पॉइंट्स निकल के आए और कुछ फॉर्मूला डेवलप हुआ। तो m का एक्सप्रेशन क्या होता है, I डिवाइडेड बाई IM, विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस RM बाई RSH, 1 प्लस RM बाई RSH से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ m इज इक्वल टू 1 प्लस RM बाई RSH, जहाँ पे इसका होल एलसीएम लेते हैं हम लोग, RSH आ जाएगा, RSH को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो m RSH आ गया, और इसका एलसीएम लेने पे यहाँ पे RSH आ जाएगा प्लस RM, RSH प्लस RM। तो RSH की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, शंट रजिस्टर की वैल्यू एग्जैक्टली हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो शंट रजिस्टर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकल के आ रही है। RSH की वैल्यू कभी भी कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली RM डिवाइडेड बाई m-1 कर देते हैं, तो RSH डायरेक्टली कैलकुलेट होके आ जाएगा, इजंट इट। RSH is equal to RM divided by m-1, m-1। तो जो शंट रजिस्टर हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है, जो शंट रजिस्टर कनेक्ट किया मीटर्स की रीडिंग को एनहांस करने के लिए, कि मीटर मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 100 मिली एम्पियर, लेकिन फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह के हेल्प से और RSH शंट रजिस्टर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कनेक्ट किया, उसके हेल्प से टोटल मीटर का जो रीडिंग कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया हम लोगों ने, राइट। तो RSH कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब RSH जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे RSH बनाने के लिए, उसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी नेग्लिजिबल। One of the essential characteristic of resistor used as shunt resistor is that its temperature coefficient should be negligible, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल वैल्यू होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज्यादा हाई है तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा करंट, मैक्सिमम करंट केवल 100 मिली एम्पियर आपके मीटर में जा रहा है, और मैक्सिमम करंट शंट रजिस्टर में फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू शंट रजिस्टर में हाई है और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी अगर हाई हुआ तो करंट जहां पे भी होता है हीट प्रोड्यूस करता है, इजंट इट। तो उस हीट के कारण टेम्परेचर, ओवरऑल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज होती है, राइट। तो RSH की वैल्यू अगर हाई हो जाती है ड्यू टू चेंज इन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तो क्या होगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो ओवरऑल करंट डिवीजन में फर्क पड़ेगा। अब मीटर में जितना करंट प्रीवियसली फ्लो कर रहा था, करंट डिवीजन अब प्रॉपर ना होने के कारण अब मीटर में कुछ और करंट फ्लो करेगा, राइट, जो कि आपके रीडिंग को एरर प्रोड्यूस करवा देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी RSH आप यूज करेंगे वो कुछ ऐसे मटेरियल का हम लोग बनाएंगे जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो दो ऑप्शंस है हमारे पास, दो मटेरियल्स का ऑप्शन है। आप लोग बताइए
कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करें। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल्स फॉर फैब्रिकेटिंग दी शंट रजिस्टर आर मैंगनीन है एंड कॉन्स्टेंटन है। तो दोनों में से कौन सा मटेरियल यूज करें, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मैंगनीन भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटन भी यूज कर सकते हैं। अब कौन सा मटेरियल यूज करें, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका ये मीटर है, मीटर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, अभी वर्टिकली ड्रॉ कर रहे थे, अब हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे हैं फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। और इसके पैरेलल में, मीटर के पैरेलल में ये सपोज करिए अमीटर है आपका, पीएमएमसी अमीटर, दिस इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और इसके पैरेलल में एक शंट रजिस्टर हम लोगों ने कनेक्ट किया, और इस शंट रजिस्टर को कॉन्स्टेंटन का बनाया हम लोगों ने, मैंगनीन का नहीं बनाया, कॉन्स्टेंटन का बनाया। और इस मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको मीटर रेजिस्टेंस आरएम के नाम से हम लोग जान रहे थे। ये जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, कॉपर से, क्योंकि पूरा का पूरा कॉपर वाइल है, कॉपर कॉइल है और स्प्रिंग्स यूज की गई हैं फॉस्फर मटेरियल की, राइट। तो पूरा का पूरा आपका कॉपर कॉइल है, कॉपर के मटेरियल होने के कारण रेजिस्टेंस, जो भी करंट फ्लो करेगा पूरे का पूरा कॉइल का रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा, राइट। तो कॉपर का रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर मटेरियल का है, एंड जो शंट रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है मीटर की रीडिंग को एनहांस करने के लिए वो कॉन्स्टेंटन का यूज किया हुआ है। दो ऑप्शन थे, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन, तो कॉन्स्टेंटन यूज किया हुआ है। अब इसका इफेक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन दोनों मिलके, जो ये दोनों जंक्शन पॉइंट्स हैं, राइट, यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलली कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जंक्शंस बन रहे हैं, नोड्स बन रहे हैं। इन दोनों नोड्स पे ये ऑब्जर्व होगा, कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन मिलके, जो कॉपर मटेरियल एंड कॉन्स्टेंटन मिलके थर्मोकपल बनाते हैं, थर्मोकपल। अब ये थर्मोकपल क्या होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हम लोग कि थर्मोकपल क्रिएट करेंगे एंड शंट रेजिस्टेंस, थर्मोकपल बनाएंगे अगर ये इन जंक्शन पॉइंट्स पे, ये आरएसएच है, ये मीटर है आपका, और थर्मोकपल के कारण कि दो अलग अलग मटेरियल्स रखे हुए हैं और जो कि जंक्शन जहां पे बना रहे हैं, अगर कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन मटेरियल जंक्शन बना रहा है तो वो थर्मोकपल का फॉर्म करेंगे, और उस थर्मोकपल के कारण यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा जो कि डीसी वोल्टेज डेवलप होगा, राइट। और इस डीसी वोल्टेज डेवलप होने के कारण जो कि यहाँ से करंट आ रहा था, अगर ये नहीं था तो यहाँ से टोटल करंट अगर आई जा रहा था तो यहाँ पे मीटर का करंट आई एम फ्लो कर रहा था एंड यहाँ पे जो है आई एस एच फ्लो कर रहा था, राइट। तो मीटर में आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जानी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आर एस एच में फ्लो करनी चाहिए, यही अभी तक हम लोगों ने लर्न किया। अब इसके थर्मोकपल फॉर्म होने के कारण यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज का डेवलपमेंट हुआ। इस डीसी वोल्टेज के डेवलपमेंट होने के कारण प्रीवियसली जो आईएसएच करंट इसमें फ्लो कर रहा था, अब आईएसएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी, आईएसएच कम फ्लो करेगा एंड आईएम की जगह पे आईएम डैश फ्लो करेगा, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी कंपेयर टू आईएम, मीटर करंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया, अनबैलेंसिंग हो गई, मीटर में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो अब जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एरर यहाँ पे ऑब्जर्व हो, एरर ऑब्जर्व होगा। तो थर्मोकपल ना फॉर्म हो इसके लिए हम लोग कॉन्स्टेंटन यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग कॉन्स्टेंटन नहीं यूज करते हैं, जबकि मैंगनीन यूज करते हैं, राइट। तो शंट रेजिस्टेंस देखिए मैंगनीन का भी बना सकते हैं, कॉन्स्टेंटन का भी बना सकते हैं, राइट। तो मैंगनीन यूज करते हैं हम लोग, तो अगर कॉन्स्टेंटन यूज करते हैं, सिंस इन एसी ईटी एक्ट्स एज शॉर्ट सर्क्यूट, राइट, कि अगर एसी यूज कर रहे हैं हम लोग तो ईटी क्या हो जाएगा, ये जो ईटी फॉर्म हुआ है, थर्मोकपल वोल्टेज जो फॉर्म हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो
पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा ये वाला जो वोल्टेज फॉर्म हुआ है ये करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसके अपोजिट फ्लो कर रही है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वोल्टेज जो होगा इसको सपोर्ट कर देगा, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल इफेक्ट जितना वोल्टेज ऐड कर रहा है करंट उतना ही अपोज कर देगा, तो एसी के लिए ये एज अ शॉर्ट सर्क्यूट बिहेव करेगी। तो कॉन्स्टेंटन अगर यूज करें तो एसी के लिए ये ईटी शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा, इजंट इट। एंड मैंगनीन यूज करें तो वो डीसी एप्लीकेशन के लिए डीसी एप्लीकेशन में यूज करेंगे हम लोग। तो एक स्टेटमेंट हम लोग रीड करते हैं, ऑल्दो मैंगनीन इज लायबल टू corrosion and it is difficult to solder, right? मैंगनीन क्या होता है, it is liable to corrosion and it is difficult to solder, सोल्डरिंग करने में मैंगनीन डिफिकल्ट होता है, एंड कोरोजन भी मैंगनीन में ज्यादा जल्दी होता है। स्टिल वी यूज इट एज शंट इन डीसी ओवर कॉन्स्टेंटन बिकॉज, क्या रीजन है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, राइट? कि हम लोग मैंगनीन क्यों यूज कर रहे हैं, मैंगनीन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में ये शंट रजिस्टर हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है, पीएमएमसी। और पीएमएमसी क्या मेजर करती है, केवल डीसी ही मेजर कर सकती है, एसी नहीं मेजर करेगी, राइट? तो अगर एसी मेजर करती तो कॉन्स्टेंटन मटेरियल का हम लोग बना सकते थे शंट रजिस्टर, क्योंकि कॉन्स्टेंटन मटेरियल का बनाने के कारण जो थर्मोकपल वोल्टेज फॉर्म हुआ वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो करेगा, एक बार करंट को थर्मोकपल वोल्टेज सपोर्ट कर देगा, दूसरी बार में अपोज कर देगा, तो ओवरऑल इफेक्ट नेग्लेक्ट किया जा सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पे एसी करंट तो फ्लो नहीं करेगा, डीसी करंट ही फ्लो करेगा, क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, केवल डीसी सर्क्यूटरी में यूज करेंगे, डीसी पैरामीटर्स का मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे, इजंट इट? तो मैंगनीन ही हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज क्योंकि मैंगनीन में एक चैलेंज है कि कोरोजन जल्दी होता है एंड डिफिकल्ट टू सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग करने में डिफिकल्ट होता है मैंगनीन मटेरियल, लेकिन स्टिल हम लोग यूज करते हैं। रीजन आपके सामने है कि कॉन्स्टेंटन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज थर्मोकपल फॉर्म होगा, थर्मोकपल फॉर्म होगा। तो कॉन्स्टेंटन यूज करने की वजह से थर्मोकपल फॉर्म हो रहा था, इसलिए हम लोग मैंगनीन के साथ जा रहे हैं। दो मैंगनीन में आपका कोरोजन ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉन्स्टेंटन, एंड सोल्डरिंग डिफिकल्ट होती है, लेकिन फिर भी हम लोग मैंगनीन यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट रजिस्टर। ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखिएगा, नोट्स में नोट करते जाइए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट कुछ हैं पॉइंट्स जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर कंपनसेशन इन अमीटर, टेम्परेचर कंपनसेशन इन अमीटर कि ध्यान दीजिएगा, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, कि अभी तक ये सब नहीं था, ये ऐसा शॉर्ट सर्क्यूट था। ध्यान देते हैं, यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस था और यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस था। इसको हम लोगों ने मैंगनीन मटेरियल से बनाया, मैग्नीन से बनाया, एंड इसको कॉपर से बनाया, कॉपर से बनाया। कॉन्स्टेंटन क्यों नहीं बनाया कॉन्स्टेंटन से, क्योंकि थर्मोकपल फॉर्म होता एंड जो कि डीसी में वाइटल रोल प्ले करता, इसीलिए मीटर्स के में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो करंट डिवीजन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे एरर प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम लोगों ने मैग्नीन बनाया, जो कि डिफिकल्ट होता है सोल्डरिंग करने में, एंड कोरोजन भी जल्दी होता है मैग्नीन में, राइट?
तो देखिएगा ये दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, ये कॉपर है और ये क्या है, मैग्नीन है, दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं। दोनों का जो अल्फा की वैल्यू होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो दोनों अलग अलग होगा, वो दोनों अलग अलग होगा, राइट। कि जो अल्फा की वैल्यू होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों मटेरियल्स के अलग अलग होंगे। तो इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हाई होगा, राइट। इस रेजिस्टेंस का, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस की R2 की वैल्यू होती है R1, 1 प्लस अल्फा डेल्टी होती है, 1 प्लस अल्फा डेल्टी, कि टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण, टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाती है। कि टेम्परेचर, जितने भी कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, कंडक्टर्स होते हैं, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, राइट। तो करंट जैसे जैसे फ्लो करेगा टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होने के कारण मटेरियल के रेजिस्टेंसेस चेंज होते जाएंगे। तो मीटर का रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। तो जो करंट का डिवीजन है वो अफेक्ट करेगा, अगेन रीडिंग में एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सेशन को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हम लोगों ने, RSW कनेक्ट किया, RSW स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस 20 to 30 टाइम्स ऑफ द कॉइल रेजिस्टेंस होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिएगा। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 20 to 30 टाइम्स ऑफ द कॉइल रेजिस्टेंस होती है। कि ये जो मीटर का रेजिस्टेंस है, मीटर का कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, राइट, कि ये एग्जैक्टली मीटर का रेजिस्टेंस है। मीटर में रेजिस्टेंस कहाँ से फॉर्म होगा, क्योंकि स्प्रिंग के थ्रू करंट किस में होता हुआ जा रहा है, कॉइल के थ्रू, देन सेकंड स्प्रिंग से बाहर होता जा रहा है। तो कॉइल का रेजिस्टेंस, स्प्रिंग्स तो छोटी छोटी सी होती है, उनका रेजिस्टेंस कितना ही होगा। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन प्ले करती है, कॉइल का रेजिस्टेंस जो है डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। तो मीटर का रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कॉपर कॉइल का रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोगों ने मूविंग कॉइल प्रोवाइड किया हुआ है। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 20 to 30 टाइम्स ऑफ द कॉइल रेजिस्टेंस होती है। ऐसा क्यों, ऐसा करने से जो टेम्परेचर में वेरिएशंस होने के कारण एरर प्रोड्यूस हो रहा था, वो एरर को कंपनसेट किया जा सकता है इस स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के हेल्प से, इस स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के हेल्प से। सिंस कॉपर फॉर्म्स अ स्मॉल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिंस कॉपर फॉर्म्स, यहाँ पे कॉपर मटेरियल कहाँ पे है, ये मीटर का जो रेजिस्टेंस है। सिंस कॉपर फॉर्म्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये आर एस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 20 to 30 टाइम्स, 20 to 30 टाइम्स ऑफ दी आर एस डब्ल्यू होती है, आर एस डब्ल्यू स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 to 30 टाइम्स ऑफ आर एम, मीटर रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होती है, राइट। तो सिंस कॉपर फॉर्म्स, तो ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, आर एस डब्ल्यू प्लस आर एम, आर एस डब्ल्यू प्लस आर एम। तो मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो होगा इसके कंपैरिजन में बहुत लेस फ्रैक्शन होगा, राइट। सिंस कॉपर फॉर्म्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर the proportion in which the current would divide between the meter and the shunt would not change appreciably with the change in temperature. Since copper forms a small fraction of series combination, therefore proportion in which the current would divide between the meters and shunt would not change appreciably with the change in temperature. कि यहाँ पे RSW कनेक्ट करने की वजह से टेम्परेचर के कारण जो भी इशू आ रहा था उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। RSW कनेक्ट करने की वजह से टेम्परेचर के कारण जो टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा था, वो एरर प्रोड्यूस कर रहा था, उसको हम लोग नेग्लिफाई कर सकते हैं।
देखिए ये प्रॉपरली अगर समझना चाहें तो क्लियर हो गया, अगर नहीं समझना चाहें तो नहीं हुआ क्लियर। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को क्लियर नहीं हुआ तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उस न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मेंशन है, अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इन द सेंस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल एंड दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मूविंग आयरन। तो इस चीज में ध्यान रखना है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और डी आर्सेनेबल जो इंस्ट्रूमेंट होता है अगर मेंशन है तो आप पीएमएमसी का क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं उसी सेम तरीके से सॉल्व कर दीजिए, कोई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं होगा, राइट, कोई भी एक्सप्रेशन में भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में डी आर्सेनेबल मेंशन है तो आप उसी के तरीके से जैसे पीएमएमसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसा ही एज इट इज सॉल्व कर दीजिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वेयर हुज रेजिस्टेंस इज 25 ओम। अब ये 25 ओम क्या है, whose resistance is 25 ohm gives full scale deflection FSD with a current of 1 milliampere, with a current of 1 milliampere। 1 milliampere अगर मीटर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड विद द मैग्नीन शंट टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू 100 मिली एम्पियर। कि मीटर का रेंज कहाँ पे एक्सटेंड करना है, 1 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर में लेके जाना है। कैलकुलेट द एरर कॉज्ड बाई अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज होने के कारण, क्योंकि 1 मिली एम्पियर के करंट को 100 मिली एम्पियर में एनहांस करना, सॉरी 100 मिली एम्पियर में एनहांस करना है, राइट। तो करंट फ्लो करेगा अगर मीटर में तो ये कॉपर मटेरियल है, ये मैग्नीन मटेरियल है, दोनों के टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग हैं। तो अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू इनकी चेंज होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने के कारण जो कि एग्जैक्टली मीटर में फ्लो करना चाहिए उतना करंट नहीं फ्लो करेगा, जो कि एरर प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एरर कॉज्ड बाई 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो एक बार हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, मीटर बनाते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीन मेंशन है कि 0.004 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस फॉर कॉपर एंड मैग्नीन के लिए 0.00015 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। तो ये दो सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो पहले हम लोगों को कॉपर मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द मैग्नीन शंट। तो कॉपर मूविंग कॉइल का जो रेजिस्टेंस है और मैग्नीन शंट का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। पार्ट ए में आपका स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया हुआ है, उस समय एरर कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो आप लोगों को सभी को मालूम है RT2 टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण जो रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, चेंज होगा, RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल टी होता है, राइट। तो सॉल्यूशन में जाते हैं हम लोग, तो पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। m क्या होता है, I डिवाइडेड बाई IM होगा, कि टोटल करंट डिवाइडेड बाई मीटर करंट, राइट। तो मीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रीड करिए। अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हुज रेजिस्टेंस इज 25 ओम गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ, मीटर में कितना करंट जा रहा है, मूविंग कॉइल में कितना करंट जा रहा है, 1 मिली एम्पियर, राइट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड विद द मैग्नीन शंट टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू 100 मिली एम्पियर। रेंज को कहां पे तक एक्सटेंड करना है, टोटल करंट कहां तक फ्लो कर रहा है, 100 मिली एम्पियर तक एक्सटेंड करना है। मीटर में कितना जा रहा है, मीटर करंट कितना है 1 मिली एम्पियर और टोटल करंट I कितना है 100 मिली एम्पियर। तो M कैलकुलेट कर सकते हैं, I 100 मिली एम्पियर और मीटर में जा रहा है 1 मिली एम्पियर, मिली से मिली कैंसिल, तो 100 वैल्यू आ गई आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर की M। अब RSH का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था, RM डिवाइडेड बाई M-1, RM डिवाइडेड बाई M-1, यह एक्सप्रेशन RM के लिए, RSH के लिए देखा हुआ था, RM डिवाइडेड बाई M-1। तो ये सब फॉर्मूला माइंड में रखना है क्योंकि हमेशा डेरिवेशन ना करना पड़े। तो मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मूविंग कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हुज रेजिस्टेंस इज 25 ओम।
आर एम की वैल्यू कितनी है 25 ओम, तो 25 हम लोगों ने लिखा डिवाइडेड बाई m माइनस वन, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया हुआ है 100 माइनस वन कर दिया हम लोगों ने, तो शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया आ गया 0.2525 कैलकुलेट होके आया। हेलो, एवरीथिंग इज ओके। 0.2525 कैलकुलेट हो गया है, राइट। नाउ अब टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण कितना डिग्री टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण, वेरिएशन होने के कारण एरर प्रोड्यूस हो रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण एरर प्रोड्यूस हो रहा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस जो कि चेंज होगा, तो वो मैग्नीन में भी, जो कॉपर मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, कॉपर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, मीटर का जो रेजिस्टेंस है, वो भी चेंज करेगा। और आपका शंट रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करके रखा हुआ है मीटर की रीडिंग को एनहांस करने के लिए 1 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक, उसके भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण। तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, RT2 इज इक्वल टू RT1 फर्स्ट टेम्परेचर, और टेम्परेचर के कारण जो चेंज हो रहा है RT2 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, RT1 की वैल्यू, मीटर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था 2500, राइट 2500। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है कॉपर मटेरियल की, मीटर, क्योंकि आपका मूविंग कॉइल किससे बना हुआ है, कॉपर से। तो कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इतना मल्टीप्लाइड विद अल्फा डेल टी, टेम्परेचर वेरिएशन कितना है 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस वैल्यू पुट किया हम लोगों ने, तो इनको कैलकुलेट ऐड किया और ये वैल्यू कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो 26 ओम निकल गया है। टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण मीटर का रेजिस्टेंस कितना एम्पियर से, सॉरी कितना ओम से चेंज हुआ, 1 ओम चेंज हुआ, कि 25 ओम था, अब कितना हो गया 26 ओम हो गया। अब RSHT मतलब कि टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण शंट रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, वो कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो प्रीवियसली कितना कैलकुलेट किया था, 0.2525 ओम, 0.2525 कैलकुलेट किया हुआ था। और अब इसमें टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण कितना चेंज हो रहा है, तो 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मैंगनीन कितना होता है, वो मेंशन था कि 0 का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.00015 मल्टीप्लाइड विथ डेल्टी की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू मिलती है 0.2529, तो 0.2525 से 0.2529 में ये वैल्यू आई, इजंट इट। तो ये वैल्यू आ गई, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो कितना एरर प्रोड्यूस करेगी, कितना एरर प्रोड्यूस करेगी। तो मीटर में पहले कितना करंट जा रहा था जब एरर नहीं था, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं था, तो 1 मिली एम्पियर जा रहा था, उसको एक्सटेंड करना था 100 मिली एम्पियर में, राइट। 1 मिली एम्पियर IM की वैल्यू थी। अब टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण IM की वैल्यू कितनी आ रही है, IM की में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो IMT कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो RSST रखे यहाँ पे RMT रखे, RMT रखे, और यहाँ पे मेन करंट की वैल्यू कितने में एक्सटेंड करना है, 1 मिली एम्पियर को 100 मिली एम्पियर में एक्सटेंड करना है। तो यहाँ से 100 मिली एम्पियर जा रही है, तो उस केस में IMT की वैल्यू कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मेन करंट 100 मिली एम्पियर, राइट, मेन करंट 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली लिखा हम लोगों ने, मल्टीप्लाइड विथ टोटल, सॉरी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है आपका 0.2529 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सेंस RSST प्लस RMT। तो RSST की वैल्यू 0.2529 एंड RM की वैल्यू 26,
26 ओम। तो इस डेटा को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.963 मिली एम्पियर आ रहा है, 0.963 मिली एम्पियर आ रहा है, इजंट इट? 0.963 मिली एम्पियर। प्रीवियसली कितना था? 1 मिली एम्पियर। लेकिन टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण कितना आ रहा है मीटर का करंट? 0.963 मिली एम्पियर आ रहा है। जब टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं था तो 1 मिली एम्पियर आया। टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होने के कारण 0.963 मिली एम्पियर आया, 963 मिली एम्पियर आया। तो कितना कितना एरर प्रोड्यूस हुआ? कितना एरर प्रोड्यूस हुआ? तो एरर, परसेंटेज ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरर कि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू से कंपैरिजन करना है ना हम लोगों को, तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 100। तो न्यू वैल्यू कितनी थी? न्यू वैल्यू कितनी निकल के आई? 0.963 मिली में, और माइनस ओल्ड वैल्यू, पहले मीटर में कितना जा रहा था? 1 मिली एम्पियर, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू 1 मिली एम्पियर। तो मिली से मिली सब कैंसिल। इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं तो -3.7% का एरर आ रहा है, -3.7% का एरर प्रोड्यूस हो रहा है, -3.7% का एरर प्रोड्यूस हो रहा है। अब सेकंड सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि इस एरर को कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, इस एरर को कंपनसेट कैसे किया जा सकता है। हेलो, एवरीथिंग इज फाइन? ओके, तो -3.7% का एरर आया हुआ है, इसको कंपनसेट कैसे किया जा सकता है। तो सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट था कॉपर मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द मैंगनीज शंट। तो उस केस में आपको कैलकुलेट द एरर कॉज्ड बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइट। अब सेकंड वाला पार्ट ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एरर कॉज्ड बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर when a 75 ohm manganese resistance is used in series with the instrument moving coil। इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉइल कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, टेम्परेचर कंपनसेशन इन अमीटर पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने ये कॉपर का होता है और ये मैंगनीन का होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे थे तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जा रहा था, राइट। तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका अलग होगा, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? अलग होगा, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ अलग हो, क्योंकि ये दूसरा मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, राइट। तो करंट के फ्लो होने के कारण टेम्परेचर में राइज होगा, और टेम्परेचर में राइज होने के कारण इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, जो कि दूसरे प्रोपोर्शन से चेंज होगी, जबकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ और होने के कारण यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रही है, जो कि टेम्परेचर राइज क्रिएट करेगी, और इसका भी टेम्परेचर राइज के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, जो कि दूसरे टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ चेंज हो रही है। मतलब दोनों जिस रेशियो से चेंज हो रहे हैं, अगर सेम रेशियो से होते तो ज्यादा एरर नहीं, वो कंपनसेट हो जाता, लेकिन दोनों अलग अलग रेशियो से चेंज हो रहे हैं, दोनों अलग अलग रेशियो से चेंज हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक शंट रजिस्टर कनेक्ट, सॉरी स्वैम्पिंग रजिस्टर कनेक्ट किया है, RSW, जो कि ये अगर मैंगनीन से बना हुआ है तो ये भी मैंगनीन मटेरियल से ही बनाएंगे, मैंगनीन मटेरियल से ही बनाएंगे। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 20 to 30 टाइम्स ऑफ दी आरएम के बराबर होगी, 20 to 30 टाइम्स ऑफ आरएम के बराबर होगी। मतलब आरएम को 20 to 30 टाइम्स RSW है, तो आरएम क्या है? एक स्मॉल फ्रैक्शन है कंपेयर टू RSW। तो आरएम को, कॉपर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है, राइट। तो ये मटेरियल डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है, तो ये भी मैग्नीन है, ये भी मैग्नीन है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? मैग्नीन का सेम। तो करंट के फ्लो होने के कारण जो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम होने के कारण दोनों मटेरियल्स में सेम प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे एरर जो होगा वो कंपनसेट किया जा सकता है। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट।
तो अब आर एस डब्ल्यू कैलकुलेट कनेक्ट करते हैं, इसलिए पार्ट बी में मेंशन है 75 ओम मैग्नीन रेजिस्टेंस शंट एज अ शंट नहीं is used in series with the instrument moving coil। तो कितना एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, राइट। सेक्शन बी में हम लोग चलते हैं। देखिए यहां से कितना आ रहा है, टोटल करंट कितना आ रहा है 100 मिली एम्पियर, मीटर में कितना जा रहा है 1 मिली एम्पियर, और जो कि कॉपर का बना हुआ था, ये क्या था कॉपर का, जो कि स्मॉल फ्रैक्शन है। अब इसका 22 आर एस डब्ल्यू स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 to 30 टाइम्स हम लोगों ने लिखा हुआ था आर एम के बराबर होती है, आर एम के बराबर होती है। तो आर एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 25 ओम, क्वेश्चन में मेंशन था, राइट। तो आर एस डब्ल्यू की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है 75 ओम का, ये मैंगनीन मटेरियल का हम लोगों ने बनाया हुआ, मैंगनीन मटेरियल कनेक्ट करके रखा, और ये भी किसका है मैंगनीन का है। तो उस पर्टिकुलर केस में कितना एरर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इसको हम लोग इस टोटल रेजिस्टेंस को मीटर आर्म रेजिस्टेंस कह सकते हैं, दिस इज मीटर आर्म। तो मीटर आर्म, तो आर एस डब्ल्यू प्लस आर एम को हम लोग मीटर आर्म रेजिस्टेंस कह सकते हैं, मीटर आर्म रेजिस्टेंस, जहां पे आर एम की वैल्यू कितनी है 25 एंड आर एस डब्ल्यू कितना कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है रखने को 75 ओम, तो टोटल 100 ओम आ गया है। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। आर एस एच की वैल्यू कितनी है, आर एस एच शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर एस एच इज इक्वल टू आर एम ए, टोटल मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है मीटर आर्म रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय m माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है आर एस डब्ल्यू कैलकुलेट आर एस एच कैलकुलेट करने का। तो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एम ए डिवाइडेड बाई m माइनस 1, तो मीटर आर्म रेजिस्टेंस 100 है डिवाइडेड बाई m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू भी 100 है, m की वैल्यू क्या है मीटर में एक्चुअल जो करंट फ्लो करना चाहिए, सॉरी जो फाइनली रेंज जो है 100 मिली एम्पियर का रेंज मेजर करना है, और जबकि अभी कितना है 1 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर में एक्सटेंड करना है, तो 100, इसीलिए m की वैल्यू 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई, तो ये आर एम ए कितना है 100 और m की वैल्यू कितनी आई हुई है 100 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ रही है 1.01। प्रीवियसली कितनी आई थी आर एस एच 0.2525 आई हुई थी, अब आ रही है 1.01 ओम, 1.01 ओम। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं कि ये आपका आर एस एच सॉरी स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से, मीटर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से, और आर एस एच शंट रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से। तो टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो रहा है, तो इन सारी रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो मीटर आर्म रेजिस्टेंस, ये टोटल क्या है आर एम ए है, आर एम ए मीटर आर्म रेजिस्टेंस, मीटर आर्म रेजिस्टेंस। तो मीटर आर्म रेजिस्टेंस प्रीवियसली जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने 100 ओम था, राइट। तो मीटर आर्म अच्छा ये क्या है मटेरियल कॉपर का बना हुआ है और ये मैंगनीन का बना हुआ है, दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग होगा। तो टोटल मीटर आर्म रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है कैलकुलेट करने के लिए, मीटर का रेजिस्टेंस प्रीवियसली था 25 ओम, राइट 25 ओम था, दिस इज 25 ओम मीटर रेजिस्टेंस, 25 ओम 1 प्लस इसका कॉपर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 0.004 होता है, मल्टीप्लाइड विथ 10 जो कि 10 डिग्री से चेंज हो रहा है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से, ये क्लोज हो गया, प्लस आर एम टी सॉरी आर एस डब्ल्यू टी, आर एस डब्ल्यू टी, तो आर एस डब्ल्यू की वैल्यू 1 सॉरी आर एस एच आया, आर एस डब्ल्यू 75 ओम था, 75 ओम, तो ये 75 ओम लिखा हम लोगों ने ऐड करके, यहाँ से ऐड किया इसको, तो आर एस डब्ल्यू 75
और 1 प्लस इन ब्रैकेट टेम्परेचर कोफिशिएंट मैग्नीन का कितना होता है 0.00015 और 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू निकल के आ रही है RM80। अब RSHT कितना आ रहा है, RSHT कितना आ रहा है, RSHT की वैल्यू RSH अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो कि 1.01 था, 1.01। इसमें टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन के कारण कितना रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है, RSHWT 1.01, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू मैग्नीन की, ये भी किससे बना है, मैग्नीन से, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू रखा 0.00015 मल्टीप्लाइड विद 10, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू इतनी ओम आ रही है, इसकी वैल्यू इतनी ओम आ रही है, सारी की सारी वैल्यू पता है। अब मीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, IMT की वैल्यू बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन वो निकल के चला आएगा कि यहाँ से मेन करंट जो जा रहा है वो 100 मिली एम्पियर जा रहा है, एंड अपोजिट ब्रांच RSHT की वैल्यू ये है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू प्लस ये मीटर आर्म रेजिस्टेंस टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जितना वेरिएशन हो रहा है इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है इतनी 0.9905 मिली एम्पियर, 9905 मिली एम्पियर। तो ये मीटर का करंट है टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण, एंड स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद, स्वैम्प रेजिस्टेंस 75 ओम का कनेक्ट करने के बाद, तो कितना एरर आ रहा है कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए न्यू वैल्यू एरर कैसे होता है, परसेंटेज एरर न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड विथ 100, तो न्यू वैल्यू कितनी आई मीटर करंट की 0.9905 माइनस प्रीवियसली कितना करंट फ्लो कर रहा था 1 मिली एम्पियर का ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये परसेंटेज ऑफ एरर आया -0.95, तो -3.7 का एरर कितने रेड्यूस हो गया -0.95। तो अभी आप बहुत से बच्चे ऑब्जर्व करिएगा, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जब स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इफ नॉट कनेक्टेड कि जब फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया तो एरर कितना प्रोड्यूस हुआ, एरर था आपका -3.7%। अब जब इफ कनेक्टेड देन एरर कितना आया, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कितना स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया था यहाँ पे, तो RSW की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स RM थी, 3 टाइम्स RM कि RM की वैल्यू 25 थी, तो 3 मल्टीप्लाइड विद 25 विच इज इक्वल टू 75 ओम का RSW हम लोगों ने कनेक्ट किया था। तो अब परसेंटेज ऑफ एरर कितना आया था, परसेंटेज ऑफ एरर कितना आया 0.95 -0.95। अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे -1% के तो एरर अभी भी आ रहा है, -1% तो अभी भी एरर आ रहा है। तो हम लोगों ने बोला हुआ था कि हम लोग RSW जो यूज करेंगे स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 to 30 टाइम्स RM के बराबर होगी, 20 to 30 टाइम्स RM के बराबर होगी। तो अगर 20 to 30 टाइम्स RM के बराबर वैल्यू यूज करते हैं, अगर केवल 3 टाइम्स RM के बराबर यूज किया तो परसेंटेज ऑफ एरर आया आपका -0.95, और अगर 20 to 30 टाइम्स यूज करें RSW की वैल्यू तो परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगा, बहुत ज्यादा कंपनसेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0% एरर। तो अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या यूज करते हैं, RSW 20 to 30 टाइम्स ऑफ RM यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में था केवल 3 टाइम्स RM यूज किया हुआ था, तो 1% के अप्रोक्सीमेटली एरर अभी भी आ रहा है, इतना परसेंटेज ऑफ एरर आ रहा है। लेकिन ओरिजिनली हम लोग 20